रहस्य की दुनिया में कुछ खोजें ऐसी होती हैं जो इतिहास को समझाने के बजाय उसे और भी उलझा देती हैं। पत्थर, मिट्टी, धातु, गुफाएं, डूबी हुई संरचनाएं और ऐसे संकेत जो मानो किसी भूली हुई बुद्धि के निशान हों। पुरातत्व ने हमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन कुछ अवशेष अब भी ऐसे खड़े हैं जैसे वे खुलकर कह रहे हों कि इंसान अपने अतीत को अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया। आज की इस यात्रा में हम उन 20 खोजों की ओर चलेंगे जो सिर्फ पुरानी नहीं हैं, बल्कि बेचैन कर देने वाली हैं, क्योंकि इनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही नहीं कि ये क्या है, बल्कि यह है कि ये संभव हुई कैसे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 20, द अनफिनिश्ड ओबेलिस्क ऑफ असवान, वह पत्थर जिसने प्राचीन शक्ति की सीमा दिखा दी। मिस्र के असवान में नील नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित एक पत्थर खदान में पड़ा यह अधूरा ओबेलिस्क आज भी इतिहास के सामने एक ऐसा प्रश्न है जिसका सीधा उत्तर किसी के पास नहीं। अगर यह पूरा हो जाता तो इसकी लंबाई लगभग 42 मीटर होती और वजन 1000 टन से भी अधिक, यानी यह प्राचीन मिस्र का अब तक का सबसे विशाल पत्थर स्मारक बन सकता था। लेकिन रहस्य सिर्फ इसका अधूरा रह जाना नहीं है। असली रहस्य यह है कि प्राचीन लोग ऐसी वस्तु बनाने की सोच तक पहुंचे कैसे, और अगर सोच पहुंची तो उसे हकीकत में बदलने का भरोसा उन्हें मिला कैसे। यह ओबेलिस्क 3 ओर से चट्टान से अलग कर दिया गया था, पर नीचे से अब भी जुड़ा रह गया। इससे पता चलता है कि काम बहुत आगे तक बढ़ चुका था। माना जाता है कि इसे हतशेपसुत के काल में बनवाया जा रहा था, जब मिस्र में विशाल निर्माणों का दौर था। पर इतने बड़े एकल पत्थर को काटना, फिर उसे निकालना, फिर कई किलोमीटर दूर ले जाना और अंत में सीधा खड़ा करना, यह सब उस समय की तकनीक के हिसाब से लगभग असंभव सा लगता है। सिद्धांत बहुत हैं, लकड़ी की स्लेज, गीली रेत, हजारों मजदूर, विशेष नावें, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरे विश्वास के साथ यह नहीं समझा पाता कि 1000 टन के करीब वजन वाले पत्थर को बिना लोहे की आधुनिक मशीनों के नियंत्रित कैसे किया जाता। इस ओबेलिस्क में आई दरार ने काम रोक दिया, पर इसी दरार ने एक और बड़ी सच्चाई खोल दी। मिस्रवासी सिर्फ सपने नहीं देख रहे थे, वे असंभव को आजमाने की क्षमता भी रखते थे। फिर भी सवाल बचा रहता है, क्या उनके पास ऐसी व्यावहारिक जानकारी थी जो अब खो चुकी है, या फिर उनका श्रम, संगठन और गणना हमारी कल्पना से कहीं आगे थी। अधूरा ओबेलिस्क इसलिए रहस्यमय नहीं कि वह पूरा नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि वह हमें यह दिखाकर भी नहीं बताता कि यह सब संभव होना था कैसे। नंबर 19, द ग्रेट सर्पेंट माउंड, धरती पर उकेरा गया एक विशाल रहस्यमय नाग। अमेरिका के ओहायो राज्य की पहाड़ियों में फैला ग्रेट सर्पेंट माउंड किसी साधारण मिट्टी के टीले जैसा नहीं, बल्कि धरती पर बनाया गया एक ऐसा विशाल प्रतीक है जो ऊपर से देखने पर एक कुंडली मारे नाग की तरह दिखाई देता है। इसकी लंबाई 400 मीटर से अधिक है और इसके खुले मुख के सामने एक अंडाकार आकृति बनी है। पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे बनाने वाले लोग सिर्फ मिट्टी नहीं जमा रहे थे, वे किसी बड़े अर्थ, किसी विश्वास, किसी संदेश को धरती पर स्थायी रूप दे रहे थे। लेकिन वही अर्थ आज सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। यह किसने बनाया? एडिना संस्कृति ने या बाद की फोर्ट एंशिएंट संस्कृति ने? इस पर अब भी मतभेद है। सबसे बड़ी उलझन यह है कि यह सामान्य समाधि स्थल जैसा नहीं, क्योंकि इसमें दफनाए गए शव नहीं मिले। इसका मतलब यह किसी मृतक के लिए नहीं, बल्कि किसी प्रतीकात्मक उद्देश्य के लिए बनाया गया होगा। कुछ लोग इसे सूर्य, चंद्रमा या ग्रहण से जोड़ते हैं, कुछ इसे प्रजनन, पुनर्जन्म या सर्प पूजा का प्रतीक मानते हैं। कुछ शोधों में इसके कोणों और मोड़ों को ग्रीष्म संक्रांति तथा चंद्र चक्रों से जोड़ा गया है। अगर यह सच है तो इसे बनाने वालों को आकाशीय घटनाओं की असाधारण समझ रही होगी। पर फिर वही प्रश्न उठता है, बिना लिखित अभिलेख, बिना किसी स्पष्ट दृश्य संकेत, इतनी विशाल ज्यामितीय आकृति का विचार बना कैसे? उसे जमीन पर उतारा कैसे और पीढ़ियों तक उसका अर्थ सुरक्षित रखा कैसे गया?
मिट्टी की परतों से पता चलता है कि इसका निर्माण बेहद सोच समझकर हुआ था। अलग अलग प्रकार की मिट्टी और पत्थर चुने गए, जैसे किसी स्थापत्य योजना के अनुसार काम हुआ हो। इसका मतलब यह आकस्मिक नहीं था, पर यदि यह इतना महत्वपूर्ण था तो इसकी कथा क्यों खो गई? क्या यह किसी महान ब्रह्मांडीय घटना की स्मृति था, या किसी ऐसे विश्वास का दृश्य रूप जिसे बोलकर नहीं बनाकर ही व्यक्त किया जा सकता था? नाग आज भी वही है, पर उसका अर्थ अब भी फिसल जाता है, और यही उसे इतिहास की सबसे जीवित रहस्यमय आकृतियों में बदल देता है। नंबर 18, द बगदाद बैटरी। क्या प्राचीन दुनिया बिजली का राज जानती थी? इराक के बगदाद के पास मिली छोटी सी मिट्टी की ये जारें दिखने में जितनी साधारण हैं, उतना ही असाधारण प्रश्न अपने भीतर छिपाए बैठी हैं। इन बर्तनों के भीतर तांबे का सिलेंडर, बीच में लोहे की छड़ और सबको स्थिर रखने के लिए डामर जैसा पदार्थ मिला। जब इनके प्रतिरूप बनाए गए और उनमें सिरका या अंगूर का रस जैसा अम्लीय द्रव डाला गया, तो थोड़ी सी विद्युत धारा उत्पन्न हुई। बस यहीं से इतिहास के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसने दशकों से बहस को जन्म दिया हुआ है। क्या प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों को बिजली के मूल सिद्धांत की जानकारी थी? समस्या यह है कि यदि ये वास्तव में विद्युत कोश थे, तो इनके उपयोग के स्पष्ट प्रमाण कहाँ हैं? न कोई तार, न कोई उपकरण, न कोई कार्यशाला, न कोई पक्का उदाहरण कि इनके द्वारा धातु पर परत चढ़ाई गई हो। कुछ लोग मानते हैं कि इनका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हुआ होगा, पर इस दावे को मजबूत करने वाली वस्तुएं लगभग नहीं मिलती। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का कहना है कि शायद ये धार्मिक या औषधीय उपयोग की साधारण पात्रियां थीं और आधुनिक नजर ने उनमें बैटरी जैसा ढांचा देख लिया। लेकिन यदि ऐसा था तो तांबा और लोहा इसी क्रम में क्यों रखा गया? यह संयोग कितनी बार हो सकता है? यही वह बिंदु है जहां यह वस्तु साधारण पुरावशेष से रहस्य में बदल जाती है। अगर यह बैटरी थी तो इसका मतलब है कि प्राचीन लोग रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा पैदा होने का अनुभव रखते थे, चाहे उन्हें उसका आधुनिक वैज्ञानिक अर्थ पता रहा हो या नहीं। अगर यह बैटरी नहीं थी, तब भी सवाल बना रहता है कि इस अनोखी संरचना की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? कुछ रहस्य इसलिए अनसुलझे होते हैं क्योंकि हमारे पास उत्तर नहीं होते, और कुछ इसलिए क्योंकि हर संभावित उत्तर आधा सच और आधा अनुमान लगता है। बगदाद बैटरी उन्हीं में से एक है। वह छोटी है, पर उसके भीतर छिपा प्रश्न बहुत बड़ा है। क्या हम प्राचीन बुद्धि को अब भी कम आंक रहे हैं? नंबर 17, द अजंता केव्स लाइटिंग मिस्ट्री। अंधेरे में बनी रोशनी से भी सूक्ष्म कला। महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं भारतीय कला, धर्म और स्थापत्य की महानतम उपलब्धियों में गिनी जाती हैं। घोड़े की नाल जैसी चट्टानी घाटी में काटकर बनाई गई ये गुफाएं अपने स्तंभों, मूर्तियों और भित्तिचित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन जितना विस्मय इनके चित्रों को देखकर होता है, उतना ही बड़ा सवाल उनके बनने के तरीके को लेकर उठता है। गुफाओं के भीतर, बहुत भीतर तक बने चित्र इतने सूक्ष्म, संतुलित और रंग संपन्न हैं कि विश्वास करना कठिन हो जाता है कि वे लगभग अंधेरे में बनाए गए होंगे। यही अजंता का सबसे बेचैन कर देने वाला रहस्य है। इतने कम प्रकाश में कलाकारों ने इतनी जीवंत चित्रकला संभव की कैसे? अगर मशालें या तेल के दिए बड़े पैमाने पर उपयोग किए गए होते, तो छतों और दीवारों पर कालिख के स्पष्ट निशान मिलने चाहिए थे। लेकिन ऐसे निशान सीमित हैं, और जहां हैं भी, वे इतने नहीं कि पूरी कार्यप्रणाली समझा सकें। तब क्या कलाकारों ने चमकीली धातु, पानी से भरे पात्र या दर्पणनुमा सतहों से सूर्य का प्रकाश भीतर पहुंचाया? यह सिद्धांत आकर्षक है, पर उसके स्पष्ट प्रमाण नहीं। फिर क्या ऐसे दिए रहे होंगे जो बहुत कम धुआं छोड़ते हों? यह संभव है, लेकिन तब भी गुफाओं के गहरे भागों में समान रूप से प्रकाश फैलाना आसान नहीं था। रहस्य यहीं और गहरा हो जाता है, क्योंकि चित्रों में चेहरों की अभिव्यक्ति, वस्त्रों की बारीकी, आभूषणों की रेखाएं और रंगों की परतें बताती हैं कि कलाकारों को काम करते समय पर्याप्त दृश्य स्पष्टता मिल रही थी। यह कोई मोटी रूपरेखा नहीं,
बल्कि अत्यंत प्रशिक्षित और नियंत्रित हाथों का काम है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की समस्या उनके लिए हल की जा चुकी थी, पर कैसे, यही अब खो चुका है। अजंता हमें सिर्फ कला नहीं दिखाती, वह एक अदृश्य तकनीक की ओर भी संकेत करती है। मानो वहां चित्रों से पहले प्रकाश की कोई प्राचीन व्यवस्था जन्मी हो और उसी का रहस्य आज सबसे गहरा अंधेरा बनकर हमारे सामने खड़ा है। नंबर 16, द साजामा लाइंस, धरती पर खींची सीधी रेखाओं का अनसुलझा जाल। बोलीविया के ऊंचे पठारों पर साजामा पर्वत के आसपास फैला यह रहस्य इतना विशाल है कि जमीन पर खड़े होकर इसे समझना लगभग असंभव है। हजारों सीधी रेखाएं धरती पर इस तरह खींची हुई हैं कि वे पहाड़ियों, घाटियों और ऊबड़-खाबड़ सतहों को चीरती हुई कई कई किलोमीटर तक लगभग सीधी चली जाती हैं। यह दृश्य ऊपर से देखने पर किसी मानवीय संकल्प का प्रतीक लगता है, मानो किसी ने पूरे परिदृश्य को मापकर, काटकर और जोड़कर एक अदृश्य व्यवस्था बना दी हो। लेकिन यही प्रश्न सबसे कठिन है। इतनी विशाल रेखाएं इतने बड़े क्षेत्र में बिना आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों के इतनी सटीकता से बनाई गई कैसे? इन्हें बनाने की विधि सिद्धांततः सरल थी। ऊपरी गहरी मिट्टी हटाकर नीचे की हल्की सतह प्रकट कर दी गई, पर वास्तविक कठिनाई निर्माण में नहीं, दिशा बनाए रखने में है। 20-20 किलोमीटर तक सीधी रेखा, वह भी पहाड़ी भूभाग पर, किसी साधारण अनुमान से संभव नहीं लगती। कुछ शोधकर्ता इन्हें धार्मिक जुलूसों के मार्ग मानते हैं, कुछ इन्हें पवित्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं और कुछ क्षेत्रीय सीमाओं या सामुदायिक नियंत्रण के चिन्ह। समस्या यह है कि कोई एक व्याख्या इस पूरे जाल पर लागू नहीं होती। रेखाएं इतनी अधिक, इतनी व्यापक और इतनी उलझी हुई हैं कि वे किसी एक उद्देश्य में बंधती नहीं। यदि ये केवल रास्ते थे तो इतने सीधे और कठिन भूभाग से क्यों? यदि ये केवल धार्मिक थे तो उनका कोई स्पष्ट केंद्र क्यों नहीं? और यदि ये सीमाएं थीं तो उनकी पुनरावृत्ति इतनी अधिक क्यों? यह भी संभव है कि उनका अर्थ एक ही न रहा हो, बल्कि समय के साथ बदलता गया हो। तब रहस्य और बढ़ जाता है, क्योंकि इसका अर्थ किसी एक सभ्यता का नहीं, कई पीढ़ियों का हो सकता है। साजामा लाइंस हमें यह समझाती हैं कि कभी-कभी मनुष्य अपने विश्वास को इमारत में नहीं, बल्कि पूरे भूदृश्य में लिखता है, और जब उस लेखन की भाषा खो जाती है तो पूरा परिदृश्य ही पहेली बन जाता है। नंबर 15, नैन मादोल। प्रशांत महासागर के माइक्रोनेशिया क्षेत्र में पोहनपेई द्वीप के तट पर स्थित नैन मादोल किसी स्वप्नलोक की तरह दिखाई देता है। समुद्र के उथले जल पर बने छोटे छोटे कृत्रिम टापू, उनके बीच बहती नहरें और उन पर खड़ी विशाल बेसाल्ट की दीवारें, यह सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो प्राकृतिक से अधिक योजनाबद्ध लगता है। इसे अक्सर समुद्र का वेनिस कहा जाता है, पर यह उपमा भी इसके रहस्य को पूरी तरह व्यक्त नहीं करती। सवाल यह नहीं कि यह सुंदर है, सवाल यह है कि यह संभव हुआ कैसे। यहाँ इस्तेमाल हुए विशाल प्रिज्मनुमा बेसाल्ट स्तंभ कई टन वजनी हैं। उन्हें काटना, लाना, सही जगह जमाना और फिर जल आधारित संरचना में व्यवस्थित करना उस समाज के लिए कैसे संभव हुआ जिसके पास न लोहे के उन्नत औजार थे, न पहिया, न बड़े बोझ खींचने वाले पशु। यही नैन मादोल की सबसे बड़ी पहेली है। कुछ मानते हैं कि पत्थरों को बेड़ों पर तैराकर लाया गया, कुछ कहते हैं उन्हें घसीटा गया, पर कोई विधि पूरी संख्या और पैमाने को संतोषजनक ढंग से नहीं समझाती। और फिर निर्माण का उद्देश्य भी उतना ही रहस्यमय है। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। यहाँ सत्ता, अनुष्ठान, समाधियां और अभिजात वर्ग से जुड़ी गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन फिर ऐसी नगरी समुद्र पर ही क्यों बनाई गई, जबकि वह तूफानों, ज्वार और समुद्री जोखिमों के प्रति अधिक असुरक्षित थी? शायद यही जल उसका प्रतीक था, शक्ति और अलगाव का। शायद शासक वर्ग अपने को सामान्य जनता से भौतिक रूप से अलग दिखाना चाहता था, पर यदि ऐसा था तो इतने बड़े श्रम और संसाधन जुटे कैसे? नैन मादोल इस विचार को चुनौती देता है कि दूर दराज द्वीपीय समाज जटिल राज्य व्यवस्था नहीं बना सकते थे। यहां सब कुछ बताता है कि कोई अत्यंत संगठित सत्ता थी। फिर भी लिखित अभिलेख नहीं है और मौखिक परंपराएं अलौकिक सहायता की बात करती है।
जब इतिहास में तकनीक खो जाती है और कथा चमत्कार बन जाती है, तब नैन मादोल जैसा शहर जन्म लेता है। एक ऐसा शहर जो मौजूद है पर अपनी संभावना का रहस्य आज तक छिपाए हुए है। नंबर 14, द कोचनो स्टोन। स्कॉटलैंड के ग्लासगो के पास मिली कोचनो स्टोन यूरोप की प्रागैतिहासिक शैल कला का एक ऐसा उदाहरण है जो जितना बड़ा है उतना ही मौन भी। यह एक विशाल बलुआ पत्थर की शिला है जिसकी सतह पर वृत्त, कुंडलियां, खांचे, कप चिन्ह और अन्य अमूर्त आकृतियां उकेरी गई हैं। पहली नजर में ये सिर्फ सजावटी निशान लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखा जाता है तो लगता है कि यहाँ कोई पैटर्न है, कोई इरादा है, कोई ऐसी भाषा है जिसे हम पहचानते तो हैं पर पढ़ नहीं पाते। यही इसकी असली पहेली है। प्रागैतिहासिक यूरोप में कप एंड रिंग चिन्ह कई स्थानों पर मिलते हैं, लेकिन कोचनो स्टोन की व्यापकता और घनत्व इसे अलग बनाते हैं। इतने बड़े आकार पर इतने व्यवस्थित संकेत बनाना कोई क्षणिक शौक नहीं हो सकता। यह समय, श्रम और प्रतीकात्मक सोच की मांग करता है। कुछ लोगों ने इन्हें खगोलीय मानचित्र माना, कुछ ने अनुष्ठानिक प्रतीक, कुछ ने भूभाग का रूपक और कुछ ने सामुदायिक स्मृति का दृश्य रूप। लेकिन हर व्याख्या कुछ दूर तक जाकर रुक जाती है, क्योंकि यदि यह मानचित्र है तो उसका निश्चित संदर्भ क्या है? यदि यह पूजा से जुड़ा है तो उसका स्थायी केंद्र क्या है? यदि यह कला है तो इतनी मेहनत किसी खुले पत्थर पर क्यों? इस शिला को संरक्षण के लिए फिर से मिट्टी में दबा दिया गया था ताकि नुकसान न हो। बाद में आधुनिक त्रिआयामी स्कैनिंग से इसे फिर पढ़ने की कोशिश हुई, पर तकनीक ने आकृतियां तो साफ कर दी, अर्थ नहीं। कोचनो स्टोन हमें एक बड़ी बात समझाता है। मानव सभ्यता ने बहुत पहले ही अमूर्त चिन्हों में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन अमूर्तता की यही शक्ति उसका रहस्य भी बन जाती है। हम जानते हैं कि यह किसी मतलब से बनाया गया था। हम यह भी जानते हैं कि यह संयोग नहीं है, पर हम अब भी नहीं जानते कि यह सब किसके लिए और किस समझ के तहत किया गया। इसलिए यह पत्थर एक शिला नहीं बल्कि एक बंद भाषा जैसा है, खुला पड़ा हुआ, फिर भी अपठनीय। नंबर 13, द रूइंस ऑफ ग्रेट जिम्बाब्वे। अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित ग्रेट जिम्बाब्वे उन धारणाओं को तोड़ देता है जिनके अनुसार प्राचीन अफ्रीकी समाजों को लंबे समय तक कमतर आंका गया। यह विशाल नगर कभी एक समृद्ध राज्य का केंद्र था, जहां ऊंची पत्थर की दीवारें, विशाल घेरे, जटिल आंतरिक संरचनाएं और दूरस्थ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इस स्थान की भव्यता जितनी स्पष्ट है, उसका रहस्य उतना ही गहरा। बिना गारे के सिर्फ कांटे और जमाए गए ग्रेनाइट पत्थरों से बनी इतनी स्थिर और ऊंची दीवारें तैयार करना उस समय कैसे संभव हुआ? सबसे प्रसिद्ध भाग ग्रेट एनक्लोजर अपनी गोलाकार दीवार और भीतर मौजूद रहस्यमय शंक्वाकार मीनार के लिए जाना जाता है। दीवारें इतनी सटीकता से जमाई गई हैं कि सदियों बाद भी खड़ी हैं। यह केवल निर्माण कौशल नहीं बल्कि संरचनात्मक समझ का भी संकेत है। प्रश्न यह है कि इस समाज ने इतनी उन्नत संगठन क्षमता, सामग्री नियंत्रण और श्रम संयोजन कैसे प्राप्त किया? यह शहर केवल वास्तु चमत्कार नहीं था बल्कि व्यापारिक शक्ति भी था। यहाँ चीन और फारस से आए सामान मिले हैं, जिसका अर्थ है कि यह दूरस्थ नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। फिर भी इसकी कई संरचनाओं का उद्देश्य अब भी अस्पष्ट है। क्या ये किलेबंदी थी, राजकीय निवास, धार्मिक परिसर या सत्ता का दृश्य प्रदर्शन? विशेषकर शंक्वाकार टावर का अर्थ आज तक निश्चित नहीं। उसे अन्नागार कहा गया, प्रतीकात्मक स्मारक कहा गया, अनुष्ठानिक केंद्र कहा गया, पर कोई एक उत्तर निर्णायक नहीं। फिर इसके पतन का प्रश्न भी उतना ही रहस्यमय है। क्या पर्यावरणीय दबाव, व्यापारिक मार्गों का बदलना, जनसंख्या दबाव या राजनीतिक परिवर्तन इसका कारण बने? शायद यह सब मिलकर हुआ हो। ग्रेट जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह बिना कुछ कहे अपनी जटिलता साबित कर देता है, पर उसकी सबसे बड़ी पहेली भी यही है, इतना विकसित शहरी सत्तात्मक ढांचा अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा कैसे और फिर इतिहास की धूल में खो गया कैसे? नंबर 12,
द हाइपोजियम ऑफ हाल सफलेनी। माल्टा के पाउला नगर के नीचे छिपा हाल सफलेनी हाइपोजियम एक ऐसा भूमिगत परिसर है जो पहली नजर में ही सामान्य प्राचीन संरचनाओं से अलग महसूस होता है। चूना पत्थर को काटकर 3 स्तरों में बनाया गया। यह स्थान कब्र भी था, अनुष्ठानिक स्थल भी, और शायद उससे कहीं अधिक कुछ। इसकी गलियां, कक्ष, स्तंभ, नकली छतें और दीवारों पर बने लाल रंग के घुमावदार चिन्ह यह संकेत देते हैं कि यहाँ केवल मृतकों को नहीं रखा जाता था, बल्कि एक गहरे प्रतीकात्मक संसार का निर्माण किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य वही है जो हर आगंतुक को चौंकाता है। इतनी प्राचीन तिथि में केवल पत्थर के औजारों से इतनी जटिल भूमिगत संरचना खोदी गई कैसे? यह कोई साधारण गड्ढा या प्राकृतिक गुफा का विस्तार नहीं है। यहाँ वास्तु योजना दिखाई देती है। जगह जगह ऐसे कक्ष हैं जो ऊपर की भूमि पर बने मंदिरों की नकल करते लगते हैं। इसका मतलब है कि निर्माताओं ने केवल खोदा नहीं, सोचा भी। सबसे रहस्यमय भागों में से एक है वह कक्ष जिसे अक्सर ऑरेकल रूम कहा जाता है। वह बोलने पर ध्वनि पूरे परिसर में असाधारण तरीके से गूंजती है। कुछ आवृत्तियों पर यह गूंज शरीर तक महसूस होती है। यदि यह जानबूझकर बनाया गया था तो इसका अर्थ है कि निर्माणकर्ताओं को ध्वनि और स्थान के संबंध की गहरी व्यावहारिक समझ थी। लेकिन उन्होंने यह समझ पाई कैसे? फिर इतने हजारों मानव अवशेषों की उपस्थिति यह बताती है कि यह स्थल लंबे समय तक सामुदायिक महत्व रखता था। आखिर क्यों एक समाज ने अपनी ऊर्जा का इतना बड़ा भाग भूमिगत धार्मिक स्मृति संसार बनाने में लगाया? क्या यह मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ा था या धरती के भीतर लौटने की किसी पवित्र अवधारणा से? यह स्थान जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा सुनाई देता है, और उसकी गूंज मानो आज भी वही प्रश्न दोहराती है। इतना जटिल, इतना प्रतीकात्मक, इतना सटीक भूमिगत संसार उस समय संभव हुआ कैसे? नंबर 11, द फाइस्टोस डिस्क। क्रीट द्वीप के फाइस्टोस महल से मिली यह गोल मिट्टी की डिस्क आकार में छोटी है लेकिन रहस्य में विशाल। इसके दोनों पक्षों पर सर्पिल क्रम में कुल 241 छापें अंकित हैं जो 45 अलग अलग संकेतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन संकेतों को नुकीले औजार से उकेरा नहीं गया, बल्कि पहले से बने मुद्रांकन चिन्हों से दबाकर अंकित किया गया। यानी यह केवल लेखन नहीं, बल्कि लेखन की किसी योजनाबद्ध तकनीक का संकेत देता है। कुछ लोग इसे दुनिया की आरंभिक मुद्रण पद्धति तक कहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि यह डिस्क अकेली है। इसके जैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं मिली। यही इसे रहस्य बना देती है। यदि यह किसी लिपि का नमूना है तो वह लिपि बाकी कहां है? यदि यह किसी धार्मिक मंत्र, गीत, सूची, खेल या विशेष अनुष्ठान का लेख है तो उसका संदर्भ कहां है? मिनोअन सभ्यता पहले से अन्य लिपियां उपयोग कर रही थी, पर यह चिन्ह संग्रह उनसे अलग है। बिना किसी समानांतर लेख, बिना किसी द्विभाषी शिलालेख और इतने छोटे पाठ के साथ इसका अर्थ निकालना लगभग असंभव हो जाता है। फिर भी इसमें जो अनुशासन दिखाई देता है वह बताता है कि यह संयोग नहीं है। किसी ने पहले संकेत बनाए, फिर उन्हें क्रम में जमाया, फिर सर्पिल रूप दिया। यह श्रम किसी महत्वहीन वस्तु पर नहीं किया गया होगा तो फिर यह था क्या? एक प्रार्थना, एक पवित्र कोड, राजकीय घोषणा या किसी सीमित समूह की गुप्त लेख पद्धति? हर उत्तर आकर्षक है पर कोई सिद्ध नहीं। फाइस्टोस डिस्क हमें यह एहसास कराती है कि अतीत में कई बार अर्थ हमारे सामने मौजूद होता है पर उसकी कुंजी खो जाती है, और तब वस्तु बचती है, संदेश बचता है, पर भाषा मर जाती है। यही इस डिस्क की सबसे बेचैन कर देने वाली बात है। हम जानते हैं कि इसमें कुछ कहा गया है, पर हम आज तक यह नहीं जान पाए कि आखिर कहां क्या गया। नंबर 10, दी कॉपर स्क्रोल। मृत सागर के ग्रंथों में से अधिकांश धार्मिक और सामुदायिक लेख हैं, लेकिन कॉपर स्क्रोल उनसे बिल्कुल अलग है। यह चर्मपत्र या कागज पर नहीं, बल्कि तांबे की पतली चादरों पर लिखा गया था। यही बात इसे पहले ही असाधारण बना देती है, लेकिन इसकी सामग्री इसे और भी रहस्यमय बना देती है, क्योंकि इसमें किसी सिद्धांत, कथा या उपदेश के बजाय खजानों की सूची है। सोना,
चांदी, पात्र और ऐसे स्थान जहां कथित तौर पर ये संपत्तियां छिपाई गई थीं। एक प्रकार से यह मानो प्राचीन दुनिया का सबसे विस्तृत गुप्त भंडार मानचित्र है। यहीं से सवाल उठता है, क्या यह सूची वास्तविक थी या किसी प्रतीकात्मक परंपरा का हिस्सा? इसमें कुल 64 ठिकानों का उल्लेख मिलता है और भाषा भी असाधारण रूप से तकनीकी है। यह किसी धार्मिक पाठ की तरह नहीं, बल्कि सूची या भंडार विवरण की तरह पढ़ी जाती है। यदि इसमें बताए गए खजाने सचमुच मौजूद थे तो वे किसके थे? यरूशलेम के मंदिर के, किसी संप्रदाय के, किसी युद्धकालीन गुप्त भंडार के या अमीर परिवारों के? लेकिन जितनी बार खोज हुई, कुछ निर्णायक नहीं मिला। तब संदेह पैदा हुआ कि शायद यह वास्तविक खजाने की सूची नहीं, बल्कि किसी धार्मिक कल्पना, शक्ति प्रतीक या साहित्यिक संरचना का भाग है। पर यदि ऐसा था तो तांबे पर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इतनी टिकाऊ सामग्री पर एक काल्पनिक सूची क्यों अंकित की गई? और यदि यह सच था तो खजाना गया कहां? क्या उसे पहले ही निकाल लिया गया या वह अब भी कहीं छिपा है? और इस स्क्रोल का सबसे बड़ा रहस्य यही है, इसमें जो लिखा है वह कल्पना है, चेतावनी है या किसी सच का वह अंश जो अब भी रेत के नीचे सोया हुआ है। नंबर 9, द कार्नाक स्टोन्स, हजारों खड़े पत्थरों की अनकही नियत। क्या थी? फ्रांस के ब्रेटनी क्षेत्र में फैले कार्नाक स्टोन्स यूरोप के सबसे अद्भुत मेगालिथिक स्थलों में गिने जाते हैं। यहाँ हजारों खड्डे पत्थर लंबी सीधी पंक्तियों, वृत्तों और समूहों में फैले हुए हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ विशाल, लेकिन सबसे रहस्यमय बात उनका सामूहिक विन्यास है। एक दो पत्थर नहीं, बल्कि 3000 से अधिक शिलाखंडों को इस प्रकार व्यवस्थित करना किसी अत्यंत सुनियोजित सामुदायिक प्रयास का परिणाम रहा होगा। प्रश्न यही है, इतना विशाल पत्थर परिदृश्य बनाया क्यों गया? और उससे भी पहले यह संभव हुआ कैसे? इन पत्थरों को काटना, ढोना, खड़ा करना और फिर निर्धारित क्रम में रखना उस समय के लिए असाधारण कार्य रहा होगा। यह कोई क्षणिक धार्मिक उत्साह नहीं लगता, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला परियोजनात्मक श्रम। कुछ विद्वान इन्हें खगोलीय घटनाओं से जोड़ते हैं, कुछ पूर्वज पूजा से, कुछ सामुदायिक पहचान से और कुछ इन्हें पवित्र जुलूसों के मार्ग का हिस्सा मानते हैं। समस्या यह है कि कार्नाक एकल संरचना नहीं, बल्कि विशाल परिसर है, जिसमें डोलमेन, समाधि टीले और अन्य स्मारक भी हैं। इसका अर्थ है कि यह केवल पत्थर नहीं, बल्कि एक पूरा पवित्र भूदृश्य रहा होगा। लेकिन फिर भी इसकी कार्य प्रणाली अपठनीय है। क्या यहाँ लोग मौसम, सूर्य या चंद्रमा की चाल का अवलोकन करते थे? क्या यह मृतकों, देवताओं या भूमि के साथ संबंध का दृश्य रूप था? या यह समाज की शक्ति और एकता का प्रदर्शन था? हजारों पत्थर यह साबित करते हैं कि इन्हें बनाने वाले लोग साधारण बस्तियों तक सीमित नहीं थे। वे स्थान, दिशा, प्रतीक और स्मृति को जोड़ना जानते थे। लेकिन वही ज्ञान आज हमारे लिए एक खो चुका है। कार्नाक स्टोन्स एक ऐसे लेखन जैसे हैं जो पत्थरों में लिखा गया था। अक्षर मौजूद हैं, पंक्तियां मौजूद हैं, पर भाषा अब नहीं है। और जब भाषा खो जाती है तब इतिहास चुप नहीं होता, वह रहस्य बन जाता है। नंबर 8, द योनागुनी मॉन्यूमेंट, समुद्र के नीचे छिपा शहर या प्रकृति का भ्रम। जापान के योनागुनी द्वीप के पास समुद्र के भीतर मौजूद यह विशाल पत्थरीला ढांचा आधुनिक काल के सबसे विवादास्पद पुरातात्विक रहस्यों में से एक है। पानी के नीचे दिखाई देने वाली सीढ़ीनुमा सतहें, समतल मंच, तीखे कोण, दीवार जैसी रेखाएं और बड़े बड़े स्तरबद्ध भाग देखने वाले को तुरंत यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या यह किसी डूबी हुई प्राचीन संरचना का अवशेष है। लेकिन जैसे ही यह विचार उठता है, उतनी ही तेजी से दूसरा प्रश्न सामने आता है, क्या यह सब प्रकृति की ही बनाई हुई आकृति है? यही योनागुनी का मूल रहस्य है। समर्थक कहते हैं कि इतने नियमित कोण, इतने विस्तृत समतल भाग और सीढ़ीनुमा कटाव केवल प्राकृतिक अपक्षय से उत्पन्न नहीं हो सकते। कुछ लोग कथित औजार चिन्हों, मार्ग जैसी रेखाओं और मूर्तिनुमा हिस्सों की ओर भी इशारा करते हैं। दूसरी ओर भूवैज्ञानिक बताते हैं कि यह क्षेत्र बलुआ पत्थर और परतदार चट्टानों का है, जो दबाव, भ्रंश और समुद्री अपरदन के कारण
स्वाभाविक रूप से समतल सतहें और तीखे किनारे बना सकता है। समस्या यह है कि किसी भी पक्ष के पास निर्णायक प्रमाण नहीं है। यदि यह मानव निर्मित है तो उससे जुड़े औजार, मिट्टी के बर्तन, हड्डियां या अन्य सांस्कृतिक अवशेष कहां हैं? और यदि यह प्राकृतिक है तो यह मानवीय वास्तु जैसा इतना प्रबल भ्रम पैदा क्यों करता है? योनागुनी केवल एक स्थल नहीं बल्कि हमारी धारणा की भी परीक्षा है। मनुष्य स्वभाव से पैटर्न खोजता है, इसलिए हम प्रकृति में भी निर्माण देख लेते हैं। पर इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि प्राचीन समाज हमारी अपेक्षा से अधिक सक्षम थे। तब सच किशोर है, शायद यह पूरी तरह प्राकृतिक हो, शायद इसमें आंशिक मानवीय हस्तक्षेप हुआ हो, या शायद यह एक ऐसा भूरूप है जिसने मानव निर्मित लगने की सीमा छू ली। जब तक कोई ठोस सांस्कृतिक प्रमाण नहीं मिलता, योनागुनी इसी दोराहे पर खड़ा रहेगा, शहर और शिला के बीच, वास्तु और अपक्षय के बीच, और सबसे बढ़कर संभावना और प्रमाण के बीच। नंबर 7, द शिगिर आइडल। लकड़ी में कैद मानव सभ्यता का सबसे पुराना चेहरा। रूस के यूराल क्षेत्र के पीठ दलदलों से मिला शिगिर आइडल दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञात लकड़ी की विशाल मूर्तियों में से एक है, और उसकी उम्र जितनी चौंकाती है, उसका रूप उससे भी अधिक बेचैन कर देता है। लगभग 12,500 वर्ष पुरानी मानी जाने वाली यह मूर्ति एक ही लार्च वृक्ष से तराशी गई थी। उस पर कई मानव जैसे चेहरे, रेखाएं, तिरछे पैटर्न, चिन्ह और ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ये केवल कला नहीं बल्कि किसी व्यवस्थित प्रतीक संसार का हिस्सा लगती है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, इतनी प्राचीन शिकारी संग्राहक दुनिया में ऐसी जटिल प्रतीकात्मक संरचना संभव हुई कैसे? सामान्य धारणा यह रही है कि जटिल धार्मिक या सांकेतिक कला स्थायी कृषि के संबंध समाजों के साथ विकसित हुई, लेकिन शिगिर आइडल इस विचार को सीधे चुनौती देता है। यहां एक विशाल सोच समझकर तैयार की गई बहुस्तरीय प्रतीकात्मक वस्तु मौजूद है, वह भी उस समय की जब लोग स्थायी शहरों में नहीं रहते थे। इसका अर्थ है कि अमूर्त सोच, मिथकीय कल्पना और दृश्य प्रतीक निर्माण बहुत पहले से मानव जीवन का हिस्सा थे। पर फिर सवाल उठता है कि ये चिन्ह क्या कहते थे? क्या ये पूर्वजों, आत्माओं या किसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे? क्या यह कोई कथात्मक स्तंभ था जहां प्रत्येक चेहरा किसी स्तर या सत्ता का प्रतीक था, या यह किसी पवित्र सीमा, स्मृति या चेतावनी का चिन्ह था? पीठ की दलदली परिस्थितियों ने इसे बचा लिया, वरना लकड़ी बहुत पहले नष्ट हो जाती। शायद इसी कारण इसके समान अन्य उदाहरण आज नहीं मिले, और यही इसकी व्याख्या को और कठिन बना देता है। यह संभव है कि ऐसी मूर्तियां कभी व्यापक परंपरा का हिस्सा रही हों, पर समय ने सब मिटा दिया और केवल यही बची। तब यह एक वस्तु नहीं, पूरे खोए हुए प्रतीक संसार की आखिरी गवाही बन जाती है। शिगिर आइडल इसलिए अद्भुत नहीं कि वह पुराना है, बल्कि इसलिए कि वह यह साबित करता है कि मानव मन की रहस्यमय गहराई हमारी कल्पना से कहीं अधिक प्राचीन है। नंबर 6, द माउंट ओवेन मोआ क्लॉ। विलुप्त प्राणी का ऐसा पंजा जो आज भी जीवित सा दिखता है। न्यूजीलैंड के माउंट ओवेन की गुफाओं में मिला यह ममीकृत पंजा देखने वाले को पहली ही नजर में विचलित कर देता है। उस पर अब भी त्वचा जैसी बनावट मौजूद है, नाखून लगभग साबुत हैं, और पूरा स्वरूप ऐसा लगता है मानो किसी जीवित प्राणी का अंग हाल ही में अलग हुआ हो। लेकिन परीक्षण बताते हैं कि यह एक मोआ पक्षी का पंजा है, उस विशाल उड़ानहीन पक्षी का जो सदियों पहले विलुप्त हो चुका है। यहीं से रहस्य शुरू होता है। जो जीव इतिहास में खो चुका है, उसका यह अंग इतना ताजा सा दिखते हुए बचा कैसे रह गया? वैज्ञानिक उत्तर है, गुफा की ठंडी, शुष्क और स्थिर परिस्थितियां प्राकृतिक संरक्षण के लिए आदर्श थीं। लेकिन यह उत्तर व्याख्या देता है, विस्मय नहीं मिटाता, क्योंकि इस पंजे का प्रभाव केवल जैविक नहीं, मानसिक है। यह हमें विलुप्ति की दूरी पर पुनर्विचार करने को मजबूर करता है। मोआ का अंत मनुष्य के आगमन के बाद अपेक्षाकृत तेजी से हुआ माना जाता है। यदि ऐसा है तो क्या कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में वे अपेक्षा से अधिक लंबे समय तक बचे रहे, या फिर
संरक्षण इतना असाधारण था कि कुछ सदियों पुरानी वस्तु भी मानो वर्तमान की लगने लगी। यह पंजा एक बड़े प्रश्न से भी जुड़ता है। क्या हम अतीत के विलुप्त संसारों को बहुत साफ सुथरी रेखाओं में बांट देते हैं, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक धुंधली होती है? मौखिक परंपराओं में मुआ का स्थान रहा है। इसका अर्थ है कि स्मृति और जीवाश्म इतिहास पूरी तरह अलग नहीं थे। यह पंजा उसी जुड़ाव को मूर्त रूप देता है। एक और रहस्य यह भी है कि ऐसी गुफाओं में और क्या छिपा हो सकता है। यदि एक पंजा इतनी स्थिति में बच सकता है, तो क्या अन्य जैविक अवशेष, व्यवहारिक संकेत या अतीत की ओर परतें भी कहीं छिपी हैं? यह खोज हमें केवल एक पक्षी के बारे में नहीं बताती, बल्कि संरक्षण, स्मृति और विलुप्ति की हमारी समझ को भी चुनौती देती है। कभी कभी इतिहास की सबसे रहस्यमय वस्तुएं वही होती हैं जो बहुत ज्यादा जीवित लगती हैं। नंबर 5, द टार्टरिया टैबलेट्स। क्या लिखावट की शुरुआत हमारी सोच से भी पहले हुई थी? रोमानिया के टार्टरिया क्षेत्र से मिली ये छोटी मिट्टी की तख्तियां आकार में मामूली हैं, पर उनके भीतर छिपा प्रश्न इतना बड़ा है कि वह लेखन इतिहास की पूरी समय रेखा को चुनौती दे सकता है। इन पर उकेरे गए चिन्ह, रेखाएं, खंड, क्रॉस, प्रतीक और विभाजित खानों में व्यवस्थित संकेत कुछ विद्वानों को किसी प्रारंभिक लिपि जैसे लगते हैं। यदि यह सच है, तो इसका मतलब होगा कि लेखन जैसी प्रतीक पद्धति मेसोपोटामिया से भी पहले दक्षिण पूर्वी यूरोप में विकसित हो चुकी थी। लेकिन यही दावा विवाद का केंद्र भी है, क्योंकि प्रश्न केवल यह नहीं कि चिन्ह हैं, बल्कि यह है कि वे भाषा हैं या प्रतीक। इन तख्तियों की तिथि लगभग 5300 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। यह समय इतना प्राचीन है कि यदि इन्हें लेखन मान लिया जाए, तो मानव संचार के इतिहास का आरंभिक मानचित्र बदल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास इन्हीं के समान पर्याप्त संख्या में लंबी या स्पष्ट पाठ संरचनाएं नहीं हैं। कुछ लोग इन्हें धार्मिक संकेत मानते हैं, कुछ संपत्ति या अनुष्ठान से जुड़ी चिह्न पद्धति, और कुछ इन्हें सचमुच एक प्रारंभिक लेखन प्रणाली का भाग मानते हैं। यही अस्पष्टता इन्हें रहस्य बनाती है। इनकी रचना आकस्मिक नहीं लगती। आकृतियां क्रमबद्ध हैं, दोहराव हैं, व्यवस्था है। इसका मतलब यह केवल सजावट नहीं हो सकती, पर भाषा साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी नहीं। तब सवाल उठता है, क्या मानव समाज ने पहले प्रतीक बनाए, फिर भाषा को उनमें ढाला, या कहीं कहीं लेखन जैसी प्रणालियां उभरी, पर व्यापक सामाजिक उपयोग न मिलने के कारण समाप्त हो गई? टार्टरिया टैबलेट्स शायद उसी खोए हुए प्रयोग की गूंज हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि सभ्यता की कई शुरुआतें ऐसी भी रही होंगी जो पूरी कहानी बनने से पहले ही मिट गईं। यही उनकी अनसुलझी शक्ति है। वे संकेत देती हैं, पर निर्णय नहीं देती। नंबर 4, द कास्काजाल ब्लॉक। अमेरिका की सबसे पुरानी लिपि का मौन पत्थर। मेक्सिको के वेराक्रूज क्षेत्र से मिला कास्काजाल ब्लॉक एक सर्पेंटाइन पत्थर की स्लैब है, जिस पर कुल 62 संकेत क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। इससे जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि इसे ओल्मेक सभ्यता से जोड़ा जाता है, और यदि इसकी व्याख्या सही है, तो यह अमेरिका में ज्ञात सबसे प्राचीन लेखन साक्ष्य हो सकता है। लेकिन ठीक यहीं इसका रहस्य भी शुरू होता है, क्योंकि यदि यह सचमुच लिपि है, तो उसके अन्य नमूने कहाँ हैं? और यदि यह लिपि नहीं, तो फिर इतनी व्यवस्थित चिह्न श्रृंखला का उद्देश्य क्या था? संकेतों में पौधों, वस्तुओं, ज्यामितीय रूपों और अमूर्त प्रतीकों जैसी आकृतियां नजर आती हैं। उनका पंक्तिबद्ध क्रम यह संकेत देता है कि उन्हें यूं ही बेतरतीब नहीं रखा गया। यह किसी अनुक्रम, किसी संदेश या किसी संरचित विचार का भाग लगता है। ओल्मेक संस्कृति पहले ही अपने विशाल पत्थर मुखों, अनुष्ठानिक स्थलों और प्रतीकात्मक जटिलता के लिए जानी जाती है। ऐसे में यह मानना कठिन नहीं कि वे किसी संचार प्रणाली तक पहुंचे हों, पर समस्या वही पुरानी है। एक अकेला प्रमाण, किसी लिपि को सिद्ध करने के लिए व्यापक उपयोग, दोहराव और अलग अलग संदर्भों से मिले उदाहरण चाहिए होते हैं। कास्काजाल ब्लॉक हमें वह सुविधा नहीं देता, इसलिए यह एक संभावना बनकर रह जाता है। लेकिन यही संभावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यह लेखन है,
तो इसका मतलब है कि अमेरिका में बौद्धिक सांकेतिक विकास हमारी अपेक्षा से कहीं पहले शुरू हो गया था। यदि यह लेखन नहीं है तो फिर यह इतना लेखन जैसा क्यों दिखता है? क्या यह केवल धार्मिक कोड था, एक सीमित अनुष्ठानिक संकेत सरणी, सत्ता का उपकरण, या किसी ऐसे प्रयोग का नमूना जो कभी व्यापक नहीं हुआ? कास का जाल ब्लॉक हमें एक किनारे पर खड़ा करता है जहां इतिहास लगभग खुलने वाला लगता है, लेकिन आखिरी कुंडी अब भी बंद है। पत्थर सामने है, संकेत सामने है, पर अर्थ अब भी पर्दे में है। नंबर 3, द दीकीज स्टोन स्फीयर्स, पूर्ण गोल पत्थरों के पीछे छिपा खोया हुआ उद्देश्य। कोस्टा रिका के दक्षिणी भाग में फैले दीकीज क्षेत्र से मिली ये पत्थर की गोलाकार आकृतियां पहली नजर में जितनी सरल लगती हैं, उतनी ही गहरी पहेली अपने भीतर छिपाए हुए हैं। कुछ स्फीयर्स छोटे हैं, कुछ इतने बड़े कि उनका व्यास 2.5 मीटर तक पहुंचता है और वजन कई टन। सबसे चौंकाने वाली बात उनकी लगभग पूर्ण गोलाई है। प्राचीन समाजों ने इन्हें इतनी सटीकता से तराशा कैसे? और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्यों? किसी भी प्राचीन वस्तु की व्याख्या में उसके उपयोग के संकेत बहुत मदद करते हैं, लेकिन इन स्फीयर्स पर न कोई लेख है, न चित्र, न कोई सीधा कार्यात्मक चिन्ह। कुछ स्थानों पर ये समूहों में मिली, कहीं रेखाओं में, कहीं खुली जगहों से जुड़ी हुई। इससे अनुमान लगाया गया कि शायद ये समारोहिक स्थानों, सत्ता प्रदर्शन, क्षेत्रीय पहचान या खगोलीय संरेखण से जुड़ी रही हों, लेकिन कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं। इनका निर्माण भी रहस्य से भरा है। ये विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बनी हैं और उन्हें तराशने के लिए जिन औजारों का उपयोग हुआ होगा उनके पक्के प्रमाण सीमित हैं। अर्थात निर्माताओं को आकार, संतुलन और सतह को नियंत्रित करने का व्यावहारिक ज्ञान था। इतनी मेहनत तभी की जाती है जब वस्तु का समाज में बड़ा अर्थ हो, लेकिन वही अर्थ अब पूरी तरह खो चुका है। 20वीं सदी में इनके चारों ओर अटकलें, मिथक और काल्पनिक दावे जुड़ते गए, लेकिन असली रहस्य कहीं ज्यादा रोचक है। एक स्वदेशी संस्कृति ने पूर्ण ज्यामिति को सामाजिक या आध्यात्मिक महत्व दिया था। क्यों? क्या गोल आकार ब्रह्मांड, सूर्य, एकता, सत्ता या किसी पूर्वज का प्रतीक था, या फिर ये स्थान निर्धारण और सामुदायिक स्मृति के स्थायी संकेत थे? दीकीज स्फीयर्स इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी सबसे सरल आकृति ही सबसे कठिन रहस्य बन जाती है। एक गोल पत्थर जिसे देखकर सब कहते हैं सुंदर, लेकिन कोई नहीं बता पाता कि उसके पीछे का विचार आखिर था क्या। नंबर 2, द रोही फ्लिंट माइंस, सभ्यता को आकार देने वाली खानों का भूला हुआ रहस्य। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र की रोही पहाड़ियों में फैला फ्लिंट खनन परिसर दुनिया के सबसे विशाल प्रागैतिहासिक संसाधन स्थलों में गिना जा सकता है। फिर भी यह आम चर्चा से लगभग बाहर रहा है। यहाँ हजारों खनन गड्ढे, चट्टानों के अपशिष्ट और औजार निर्माण के अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यह क्षेत्र असाधारण रूप से सक्रिय औद्योगिक केंद्र रहा होगा। चकमक पत्थर प्राचीन जीवन की रीढ़ था। काटने, घिसने, छेदने, फसल काटने, शिकार और दैनिक कामों के लिए आवश्यक। इसलिए रोही माइंस का महत्व केवल स्थानीय नहीं, सभ्यतागत है। लेकिन जितना बड़ा इसका पैमाना है, उतना ही गहरा इसका रहस्य भी। सवाल यह है कि इतनी विशाल खनन व्यवस्था संगठित हुई कैसे? क्या यह स्थानीय समुदायों द्वारा संचालित थी या सिंधु सभ्यता जैसी शहरी व्यवस्था ने इसे नियंत्रित किया? यदि नियंत्रण था तो उसकी प्रशासनिक रूपरेखा क्या थी? और यदि विकेंद्रित था तो इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन में एक रूपता आई कैसे? यहाँ जो विशाल मात्रा में अपशिष्ट फैला हुआ है वह बताता है कि यह काम आकस्मिक नहीं बल्कि निरंतर और योजनाबद्ध था। इसका मतलब है कि पत्थर केवल निकाला नहीं जा रहा था, उसकी मांग भी बहुत बड़ी थी। लेकिन जिस सभ्यता का इससे गहरा संबंध माना जाता है उसकी लिपि अब तक अपठित है, इसलिए हमारे पास उसका अपना बयान नहीं। यही इस स्थल को और रहस्यमय बनाता है। सभ्यताओं के मंदिर, महल और मुहरें हमें आकर्षित करते हैं, पर उनके पीछे चलने वाली खदानें और कार्यशालाएं अक्सर चुप रह जाती हैं। रोही माइंस उसी मौन संसार की प्रतिनिधि हैं। यहाँ केवल पत्थर नहीं निकाला गया,
यहां से शहरी जीवन की उपयोगिता निकली होगी। फिर भी हम नहीं जानते कि वहां काम करने वाले लोग कौन थे, उनका दर्जा क्या था। क्या खनन केवल आर्थिक गतिविधि थी या उसमें कोई अनुष्ठानिक अर्थ भी निहित था? जब किसी सभ्यता की नींव देने वाला स्थल ही अपठित रह जाए तो इतिहास अधूरा लगता है। रोही माइंस उसी अधूरेपन का विशाल प्रमाण है। नंबर 1, गोबेकली तेपे, वह प्राचीन स्थल जिसने मानव इतिहास की नींव ही हिला दी। तुर्की के दक्षिण पूर्व में स्थित गोबेकली तेपे आधुनिक पुरातत्व की उन खोजों में है जिसने मानव सभ्यता के बारे में हमारी सबसे बुनियादी धारणाओं को बदल दिया। यहां मिले विशाल टी-आकार के पत्थर स्तंभ, गोलाकार घेरे, उन पर उकेरे गए जानवर, प्रतीक और जटिल विन्यास यह बताते हैं कि लगभग 11,000 वर्ष पहले, यानी कृषि, धातु और लेखन से बहुत पहले, मनुष्य ऐसे स्मारकीय निर्माण कर रहा था जिसकी हमने उससे उम्मीद ही नहीं की थी। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। शिकारी संग्राहक समाज इतने बड़े पत्थर काटकर, लाकर, खड़ा करके संगठित अनुष्ठानिक परिसर बना कैसे सकता था? लंबे समय तक यह माना गया कि पहले कृषि आई, फिर स्थायी बस्तियां बनी, फिर अतिरिक्त संसाधनों के आधार पर मंदिर और स्मारक बने। लेकिन गोबेकली तेपे मानो उल्टा कथन करता है। यहां लगता है कि पहले किसी प्रकार का सामूहिक अनुष्ठानिक केंद्र बना और शायद लोगों को एकत्र करने की उसी जरूरत ने बाद में स्थायित्व और कृषि को जन्म दिया। यदि यह सच है तो इसका अर्थ है कि सभ्यता का आरंभ भोजन से पहले विश्वास से हुआ। यह विचार जितना आकर्षक है उतना ही अस्थिर करने वाला भी। फिर दूसरा बड़ा रहस्य है इसका जानबूझकर दफन किया जाना। इतने विशाल परिश्रम से बनी संरचनाओं को बाद में मिट्टी और मलबे से भरकर ढक दिया गया। क्यों? क्या किसी अनुष्ठानिक चक्र की समाप्ति थी? क्या नई मान्यताओं ने पुराने पवित्र स्थल को बंद किया? या यह संरक्षण का कोई पवित्र तरीका था? स्तंभों पर उकेरे गए पशु और संकेत भी रहस्य को और बढ़ाते हैं। वे कथा हैं या चेतावनी, टोटेम हैं या ब्रह्मांडीय रूपक? अभी तक बहुत कम भाग खुदा है और भूमिगत सर्वेक्षण बताते हैं कि नीचे और भी बहुत कुछ छिपा है। यानी जो दिख चुका है वह पूरी कहानी नहीं। गोबेकली तेपे हमें इतिहास का उत्तर नहीं, इतिहास का झटका देता है। यह वह जगह है जहां मानव अतीत अचानक बहुत अधिक जटिल, बहुत अधिक प्रतीकात्मक और बहुत अधिक रहस्यमय हो उठता है। आज के वीडियो में इतना ही। इतिहास ने बहुत कुछ खोला है, लेकिन इन रहस्यों के सामने अब भी सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर यह सब संभव हुआ कैसे?